शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया कोर्ट ने। और कोर्ट का ये निर्णय इसलिए आया, निर्णय क्या कहेंगे, कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि ये कहा गया है कि यूपीए की धारा 43D(5) जिसमें कहा गया है कि अगर चार्जशीट के डायरी से प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी आरोप सही लगते हैं तो जमानत नहीं दी जा सकती। ये क्लियर है। मतलब आप बात को समझिए कि कोर्ट ऐसे ही जबरदस्ती बेल देने से मना नहीं कर रहा है उमर खालिद को और शर्जील इमाम को, जैसा मीडिया में फैलाया जा रहा है। तो कोई भी ये सोच सकता है कि चूंकि सरकार बीजेपी की है तो कोर्ट फेवर कर रहा होगा, ये मानी जा सकती है बात, लेकिन उसका कुछ आधार तो हो। कोर्ट नकार रहा है, उसका कुछ तो आधार हो। ऐसे तो नहीं कोर्ट नकार देगा ना कि ये लोग बेगुनाह हैं बिल्कुल। और ये कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से गुणात्मक रूप से अलग है। दोनों पर केंद्रीय और गठनकारी भूमिका है, सेंटर एंड फॉर्मेटिव रोल का आरोप है। मतलब ये लोग मास्टरमाइंड थे जिन्होंने प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और रणनीतिक दिशा दी थी। उनके खिलाफ प्रत्यक्ष पुष्टिकरण देने वाले और समकालीन सबूत हैं। मतलब उस समय जो भी हुआ उसके समकालीन उस समय उपस्थित सबूत हैं, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप, भाषण और अन्य सामग्री। ये मामला देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा है, इसलिए लंबे समय तक जेल में रहना 5 साल अपने आप में जमानत का आधार नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है कि जो भी निर्णय आ रहा है वो कानूनों के अनुरूप आ रहा है। हो सकता है कि कोर्ट इन लोगों को सबक सिखाना चाहता हो, और क्यों न सिखाया जाए। अब आते हैं इस बात पर कि इन लोगों की बातों का निष्कर्ष क्या निकाला जाए। जो लोग शर्जील इमाम और इसके लिए अपना क्या नाम है इसका यार, शर्जील इमाम और अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, उमर खालिद, नाम कैसे भूल जाता हूं मैं, हे भगवान। हाँ, तो जो लोग इन लोगों के पक्ष में दलील दे रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सरकार के दबाव में, नहीं करना चाहिए, ये लोग बेगुनाह हैं। इतने सारे लोग ऐसे आदमी के पक्ष में कैसे बोल सकते हैं? एक डेमोक्रेसी में, एक सेकुलर देश की डेमोक्रेसी में ऐसी मांग मीडिया कैसे उठा सकता है? अमेरिका का मैं जाने देता हूं, उनके ऊपर छोड़ता हूं। अमेरिका का जब राष्ट्रपति ही महापागल है इस समय, तो अमेरिका के मेयर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है जिसका बाप एक जिहादी हो और माँ एक लेफ्टिस्ट हो। लेकिन इंडिया में कुछ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? इस आदमी के ऊपर, उमर खालिद और शर्जील इमाम के वीडियो हैं। शर्जील इमाम चिकन नेक काटने की बात कर रहा है, वो कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, उसका एक्चुअल वीडियो है। फिर भी ये लोग कैसे पक्ष ले सकते हैं भाई? आप अंदाजा लगाइए इस चीज का कि क्या हाल किया है लेफ्टिस्ट लोगों ने इस कंट्री का। लेफ्टिस्ट लोगों ने इस कंट्री का क्या हाल किया है कि JNU में पढ़ने वाला स्टूडेंट जो दुनिया की सारी जानकारियों से एक्सपोज है, जिसे सब कुछ दुनिया के बारे में पता चल रहा है, उसे मॉरल एजुकेशन से लेकर और साइंस से लेकर और सोशल साइंस से लेकर हिस्ट्री से लेकर सब कुछ वो पढ़ रहा है, फिर भी वो कितने अंधकार में जी रहा है कि वो अफजल गुरु और याकूब मेनन के लिए खड़ा हो रहा है। उसे आतंकवाद कहां से लिबरेटिंग लग रहा है? क्यों लिबरेटिंग लग रहा है? वो अपने आप को लिबरल क्यों कहता है? इस बात को लेकर वामपंथ कितना अंधा बना देता है कि सोचने वाली बात है कि एक जिहादी मौलाना जो कहीं अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है, जो एजुकेशन से मॉडर्निटी से एक्सपोज नहीं है, उसका तो समझ में भी आता है। से
अगर मुफ्ती कुछ कहे तो उसकी बात समझ में भी आती है, हालांकि मुफ्ती भी एक्सपोज है जानकारियों से, लेकिन मुफ्ती जैसे मौलाना जो मदरसे के बाहर कहीं गए न, मदरसे के बाहर उन्होंने कुछ देखा नहीं है, अगर वो ये सब बातें कहें तो समझ में आता है। लेकिन एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग जो जिन्होंने इस देश के नागरिकों के पैसे से मुफ्त में एजुकेशन जिन्हें मिल रहा है और सब कुछ एजुकेशन मिल रहा है, ना नहीं एजुकेशन मिल रहा हो, आदमी आज मीडिया से एक्सपोज है, सोशल मीडिया चला रहा है आदमी, वो सारी जानकारियां प्राप्त कर रहा है। उसे पता है कि आतंकवाद लिबरेटिंग नहीं होता है। भारत में रहकर कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताने वाला, कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए ऐसी बातें करने वाला आदमी कितने, उसका मस्तिष्क कितने बड़े अंधकार में होगा, आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े अंधकार में होगा उसका मस्तिष्क। जिस देश में वो रह रहा है, जिस देश के खून में डेमोक्रेसी है, जिस देश के खून में उदारता है, जिस देश के खून में दया है, उस देश को बर्बाद करने की कैसे कोई सोच सकता है यार, कैसे कोई सोच सकता है। मैं उन सारे मुसलमानों को आग्रह करता हूं, उन्हें मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस विचारधारा में मत फंसिए। ये जो कट्टरता है, जो वामपंथी आपके अंदर और बढ़ावा दे रहे हैं, आपके अंदर की जो आपकी कट्टरता की आग को जो घी दे रहे हैं वामपंथी, ये अंत में एक अंधकार में लेके जाएंगे जहां सब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, एक दूसरे को खत्म करेंगे। जब बात इस हद तक आ जाती है तो शाकाहारी आदमी भी तलवार उठा लेता है। आप इस जंग में कूदोगे, धर्म की जंग में, आप उम्मा के लिए कूदोगे, आप शरिया के लिए कूदोगे, तो सामने वाली पार्टी भी जवाब देगी। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होगा दुनिया में, जैसा कहीं कहीं हो रहा है। ये देश शांत है, यहां भी होगा। प्लीज इन वामपंथियों के चक्कर में मत आइए। ये वामपंथी हिंदुओं को डेमोक्रेसी का ज्ञान नहीं दे सकते। डेमोक्रेसी का ज्ञान हमें हिंदुओं को ऑलरेडी है। हमने ही डेमोक्रेसी दी है और हमने ही सहिष्णुता दी है, हमने ही उदारता दी है। ये सब हमारा ही दिया हुआ है। हमें सब ज्ञान कृपया न दिया जाए। मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि वो इन वामपंथियों के एजेंडे का शिकार न बने। ये आपके ऑलरेडी अंधकार युग को और बढ़ा देंगे और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आपके अंधकार को। आपकी जो दकियानूसी सोच है, जिससे आपको निकलने की जरूरत है, आपकी जो मेडिएवल मेंटेलिटी है कुछ लोगों में, उससे निकलने की जरूरत है आपको। ये आपको उसी में डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप इनके फुट सोल्जर बन जाओगे। उन्हें ये उम्मीद है कि आप उनके फुट सोल्जर बन जाओगे। और मुझे तो अब ये भी लगता है कि ये जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट ब्रिगेड के जो बड़े बड़े लोग हैं, ये ऑलरेडी इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ऐसा चल रहा है इस देश में। हिंदू रहकर हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं की जड़ ज्यादा आसानी से खोदी जा सकती है। ये बात इन लोगों को पता है। और मुझे लग रहा है कि जिहाद अब एक नया रूप ले रहा है। अब ये जिहाद का इंटेलेक्चुअल रूप सामने आ रहा है, जो इस देश के क्या किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस्लाम को मॉडर्न होना ही होगा। इस्लाम को अपनी दकियानूसी सोच में ढील देनी ही होगी। नहीं तो इस्लाम या तो इस्लाम रहेगा या तो इस्लाम नहीं रहेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। शरिया पर दबाव देना, सब कुछ जिहादी मानसिकता से ऑपरेट करने की सोच रखना, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है।
कोई भी कम्युनिटी ये स्वीकार नहीं करेगी और फिर वही कॉन्फ्लिक्ट चालू होंगे जो लेफ्टिस्ट चाहते हैं। तो प्लीज इनकी बातों में मत आइए। आप इस देश में एक ढंग से इस्लाम प्रैक्टिस करते हुए रह सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इस देश ने हर एक को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है ऑलरेडी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस देश ने आज भी बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। ये देश कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। आपको इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। उमर खालिद और ये शर्जील इमाम जैसे लोग, ये जिहादी लोग ही हैं। इन लोगों ने लेफ्टिस्ट वामपंथ का चोला ओढ़ा हुआ है। इन लोगों का नकाब उतारिए और इन लोगों से पीछा छुड़ाइए। ये कुछ मीडिया के लोगों की भी साजिश है। वो लोग इसमें अपना फायदा देख रहे हैं, अपने टीआरपी देख रहे हैं। अपनी ऑडियंस बनाने के चक्कर में वो वामपंथियों को एक बराबरी का मौका हर फील्ड में दे रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे एक बराबरी का मौका दे रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि वामपंथियों के नारे क्या हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वामपंथियों के नारे हैं। ये वामपंथियों ने ये नारे लगाए हैं। और वामपंथी तो है ही नहीं है। अब वो वामपंथी कहाँ रह गए जो जावेद अख्तर साहब के समय हुआ करते थे? अब के वामपंथी जिहादी ही हैं। ये कन्वर्ट लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये सारे नारे वामपंथियों के जो नारे हैं वो जिहादियों के नारे हैं। और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने जा रहा है और हो ही रहा है कॉन्फ्लिक्ट। और इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे, बहुत खतरनाक होंगे, सबके लिए खतरनाक होंगे, सबके लिए खतरनाक होंगे। इसलिए इन नारों से बचें और वामपंथियों के इस एजेंडे से बचें। और अजीत अंजुम जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, ये सब लोग भयानक बुरी तरह इनकी मानसिकता एक रोग का शिकार हो चुकी है, जिस रोग ने इन लोगों को अंधा कर दिया है। ये लोग शर्जील इमाम का बचाव आज से नहीं पहले से कर रहे हैं। वो शर्जील इमाम जो इस देश की चिकन नेक को काटना चाहता है, जो मुसलमानों को उकसा रहा है हिंसा करने के लिए, उस आदमी को ये लोग एक आम नागरिक की तरह बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि गुरमीत सिंह, राम रहीम सिंह इंसान को बेल मिल सकती है, तो इसको क्यों नहीं मिलती? ये पत्रकार हैं इतने दिनों से, राजदीप सरदेसाई यही बात कर रहे हैं। ये लोग इतने दिनों से पत्रकार हैं, इन लोगों ने केस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। इन लोगों ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के वीडियो को नजरअंदाज कर दिया है। एक रेप का केस और एक यूएपीए, इन लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। यूएपीए जो कांग्रेस ने लाया था। आप आतंकवादियों से लड़ने के लिए हल्के कानून पर रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए यूएपीए लाया गया। लाना तो इससे भी टफ कानून चाहिए। आप रेप के आरोपी और आतंकवाद के आरोपी दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर एक कानून से लड़ नहीं सकते दोनों से। आतंकवाद एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके पीछे कई लोग होते हैं, स्लीपर सेल होती है। अगर उन्हें इस तरह आसानी से बचने का मौका दे दिया तो अपने लिए बचने की सारे रास्ते वो खोज लेंगे। अगर उन्हें ढीला ढाला कानून दिया गया, उन्हें यूएपीए क्या कहता है कि जब तक कोई इनोसेंट प्रूफ साबित नहीं हो जाता तब तक वो गिल्टी है। ये कानून ये कहता है, इसलिए इसमें बेल नहीं दी जाती। और ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है और संवैधानिक तरीके से अंकुश लगाना आतंकवाद पर, ये कोई किसी के ऊपर किसी का
टॉर्चर करना नहीं होता है। ये किसी कानून में, किसी ऑर्डर में तो नागरिकों को रहना ही होगा ना। इस देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत तो है ना, कि ऐसे ही किसी को आतंकवाद करने दिया जाएगा। ये सब बातें सोचनी पड़ेगी और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो है ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह बोल रहा है, उनके समर्थकों की तरह बातें कर रहा है, बेसिर पैर की, बिना लॉजिक की, अनपढ़ लोगों वाला जो लॉजिक होता है कि गुरमीत राम सिंह को बार बार बेल मिल रही है, इसको क्यों नहीं मिल रही है। गुरमीत राम सिंह को बेल दे कौन रहा है? अगर कानून में जगह नहीं है बेल की तो उसे बेल कैसे मिल जाएगी? कानून में कहीं जगह है तभी तो बेल मिल रही है ना उसे बार बार। तो ये सब सोचने की जरूरत है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, प्लीज़ थोड़ा व्यू बढ़े। बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।